खालिद मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे शो की जान। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और शो के अंदर साथी हिस्सा बनाएंगे डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर रिफत हुसैन साहब को भी। लेकिन खालिद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों के हवाले से दोनों को ब्रीफिंग भी दी गई, दोनों ने बात भी की, खुफिया इदारों की बात की गई। खालिद साहब, ये कौन से खुफिया इदारे हैं जो पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान में अमन को नहीं देख सकते, खुश नहीं है इससे? देखिए, किसी भी जदीद रियासत में मुल्क के एग्जेक्टिव यानी प्राइम मिनिस्टर का अस्करी मामलात और इंटेलिजेंस मामलात से बाखबर है ना, एक बहुत मामूल की बात है। और चूँकि हमारे एक बहुत तारीख़ी तौर पर कुछ ममालिक हमारे ख़िलाफ़ हैं, फिर इस खित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, ख़ुसूसन जिस तरह मजबूती से हमारे चाइना के साथ इक़्तिसादी और अस्करी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी कई लोग, कई ममालिक जो हैं वो हमसे आँख से आँख मिलाकर नहीं देखते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यही बताया गया है कि जनाब जो ज़रब की हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से मुल्क हैं, ख़ुसूसन हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की जानब से भी दहशत गर्दों को जो है वो बराह रास्त या बिलवास्ता इमदाद दी जाती है, ताकि हम जब इनके ख़िलाफ़ अपनी प्लानिंग करें तो हमें पता हो कि हमने किन ख़तरात का जो है वो मुकाबला करना है। फिर देखिए, जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों में जो इस खित्ते में तब्दीलियाँ होंगी, उसमें भी बहुत सारे मुल्क जो है वो हमारे इक़्तिसादी मामलात में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान ने तो बरबला कहा है कि वो जो ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसको वो एक मुस्बत अंदाज से नहीं देखते। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता एकदम पाकिस्तान पे ऐसे ख़तरात मंडला रहे हैं कि हम बेबस हैं। मेरे ख़्याल में हमने ये अब दुनिया को साबित किया है कि हम इन दुनिया के ख़तरात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है। आप देखें जो बातें खुलकर अब आ रही हैं, जो जिन लोगों को पकड़ा गया है अफ़गानिस्तान से, तो बरमला कह रहे हैं कि जनाब हमें तो हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो इमदाद मिल रही है। अच्छा खालिद साहब, जब ये वाली बात सामने आती है, अफगानिस्तान से लोगों की बात और स्पेशली इंडिया के हवाले से बरमला नाम लेते हैं, तो फिर एक और चीज जहन में भी आती है, वो जो 3 डोजियर्स दिए गए थे, यूनाइटेड नेशंस में दिए गए थे, उसके अलावा इंडिया से भी इस हवाले से बात की गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। ऐसे डोजियर्स देने से, बात करने से क्या फर्क पड़ता है जब हमें कोई नतीजा नहीं नजर आता? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची से 2 दहशतगर्द पकड़े गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इंडिया से ट्रेनिंग मिलती है। फिर जैसे मैंने अभी चंद लम्हे पहले बताया कि जो लोग फाटा से पकड़े गए, मासूद साहब जो पकड़े गए, उन्होंने बरमला कहा कि उनको रॉ और अफ़गानिस्तान जो सपोर्ट करती है। उसमें एक वजह तो ये है कि हमारी एक जिसे कह लें दुनिया के मामलात पर असरअंदाज होने की काबिलियत भी जो है उसको हमने बढ़ानी होगी। हमें अपना पैगाम और मजबूती से देना होगा। और मेरे ख़्याल में हमारे तमाम जो मुल्क में हलके हैं, सियासी हलके, उन्हें इस चीज़ के ऊपर एतबार करना होगा कि वाक़यातन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक जो हैं वो हमारे मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं। जब हम हिंदुस्तान से अमन की बात करते हैं तो हमें भी ये इशू उनके सामने उठाना चाहिए कि जनाब आप भी मुल्क के अंदर जो है वो दखलंदाजी बंद करें। हमने तो बहुत अब बरमला कहा है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन खालिद साहब, फिर यहाँ डिप्लोमेटिक एडवर्टाइजमेंट भी तो काम आती है। हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक एडवर्टाइजमेंट की अगर बात की जाए, हम उसमें इतने ज्यादा कामयाब नजर नहीं आते। ऐसा क्यों है? इंडिया जब चाहे पठानकोट का वाकया हो, कोई वाकया हो, पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देता है, आलमी मंजरनामे के ऊपर छा जाता है और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द बना के दिखा देता है। डिप्लोमेटिक चैनल्स हमारे किधर है जब आती है बात इस तरह की नलिफाई करने के हवाले से? आपने जिस कमज़ोरी की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल एक दुरुस्त इशारा किया गया है। लेकिन अब देखें, जिस कामयाबी से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, उसमें दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता एतबार करना शुरू कर दिया है। मैं आज ही पढ़ा था अखबार में कि जनाब हम जो है मालदीव, श्रीलंका और कई मुल्कों के साथ मिलकर उनको दहशतगर्दी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी हमारा दुनिया में अब एक मुकाम बन रहा है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब जंग लड़ रहे हैं। हमें डिप्लोमेटिकली भी इस पैगाम को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। हमें सवाबत दुनिया के सामने पेश करने चाहिए और यकीनन दुनिया देखेगी जब पाकिस्तान के अंदर अमन हो जाएगा कि पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत खुलूस रखता है। लेकिन ये हमें अंदाज़ा ये होना पड़ेगा, ये रखना चाहिए कि हिंदुस्तान का माशी कद और मगरब के सामने हिंदुस्तान की मकबूलियत ज़्यादा है। इसमें हमें और काम पड़ना पड़ेगा। जैसे ईरान ने
न्यूक्लियर माहदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें तय की। हमें अपने मुल्क के अंदर रोशन ख्याली, रवादारी के पैगाम को और बढ़ाते हुए अपना जो सही रुख है वो दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जिस कामयाबी से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब हो रहे हैं, जिस तरह हमने अपने दूसरे मामलात को संभाला है और आहिस्ता आहिस्ता हम अक़लियतों के साथ, ख़वातीन के साथ और कमज़ोर तबकों के साथ अपना रवैया और बेहतर करेंगे, हमारा पैगाम दुनिया में सुना जाएगा। और डेफिनेटली हम लोगों ने अभी तक तो दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी भी जंग है इसके बारे में बड़ी चीज़ें प्रूव करके भी दिखा दी हैं। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है खालिद साहब कि जब हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका से ये पैगाम आते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े अच्छे काम कर रहा है। लेकिन जब भारत के अंदर ओबामा साहब जाते हैं, फ्रांसिस हॉलैंडे जाते हैं, तो फिर वहाँ से डू मोर का मुतालबा आ जाता है। ये क्या दोगली पॉलिसी है? इकोनॉमिकली तो ठीक है, इंडिया स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहा है तो आप उसको फ़ौरन से ज़ीरो कर दें। ये वाक़तन एक सोचने वाली बात है। जब इन्हीं ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान आते हैं और ख़ास तौर पर उनके फ़ौजी नुमाइंदे पाकिस्तान आते हैं, तो मुझे मेरे अस्करी दोस्त जो हैं वो बताते हैं कि जनाब वो बड़ी खुलकर हमारी तारीफ़ करते हैं। सही। वो क्यों बीच में जिसे कहते हैं थोड़ा सा महंगे डालने वाली बात है, उसमें उनकी अपनी जो डिप्लोमेटिक कंपल्शंस हैं। कल को अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मुहिम जोई जो है वो नाकाम होती है, उनको कोई बहाना चाहिए। इसी तरह दूसरे मुल्कों को भी कोई ना कोई जो है वो बहाना चाहिए। बहरहाल हमने कमज़ोरी नहीं दिखानी, हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकम्मल जो है मुकाबला करना है, अपने डिप्लोमेटिक पैगाम को दुनिया तक पहुँचना है और अपने लोगों को समझाना है कि देखें कई दुश्मन ममालिक हमें सकाफ़ी तौर पर, माशरती तौर पर और फौजी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा खालिद साहब, इस हवाले से पैगाम एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी दिया है कि गाड़ी में सवार हुए और उसके बाद बहुत सारे जो इबाम पाए जाते थे वो सारे खत्म हुए, कुछ खदशात थे वो भी खत्म हुए। उसके बारे में भी बात करेंगे, जाने ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो डीजी जो आईएसआई के हेडक्वार्टर के अंदर ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारी बातें सामने आई। दहशतगर्दों के हवाले से भी बताया गया कि उनको बाहर की फंडिंग होती है। और नाज़रीन, डेफिनेटली यहाँ बात आती है दूसरे ममालिक की एजेंसीज के हवाले से भी, जो पाकिस्तान की खुशहाली नहीं देख सकते, जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम नहीं दे सकते, वो ये नहीं देख सकते कि पाकिस्तान किस तेज़ी से दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो नबरदाजमा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक साइड से स्ट्रेंथन होने जा रहा है। जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, जो ही सीपेक स्टार्ट होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। हमें एकदम से दहशतगर्दी की लहर भी एकदम से नज़र आती है कि दोबारा शुरू हो गई है। ये तमाम चीज़ें अभी जो खुफिया इदारों के सरबराहान के हवाले से बात हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, कुछ बेहतर हो सकेगा, कुछ क्या एतमाद साजी हो सकेगी इसमें? देखिए, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इस खित्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली का महवर बनेगा। जितनी सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, जैसे ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, उससे इस खित्ते में एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी तब्दीली आएगी। अच्छा, कई मुल्कों का इसमें जो है हिस्सा वो कम होगा। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ज़रिए इससे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हमारे कई गल्फ़ के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जो ये मैरीटाइम कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसलिए कई लोगों का इससे नाखुश होना एक जो है वो कुदरती अमर है। अच्छी बात यह है कि हम अपने इस हिम्मत अज़म से पीछे नहीं हट रहे। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सड़क का इफ्तिताह किया, गवादर की बेहतरी की बात हो, दूसरी जो सड़कें बन रही हैं, जो पावर हाउसेस बन रहे हैं, हम तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक रुकावटों का ताल्लुक़ है तो देखिए, हमने बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक जो ये मिलिटेंसी थी उस पर कंट्रोल पाया है। ज़ैरी साहब ने भी कल परसों अपने बयान में जो सेमिनार हुआ है वहाँ पे इसका तफसीली ज़िक्र किया है कि बलूचिस्तान में जो सरकशी थी उसको हमने बहुत कम किया। इसी तरह फाटा में भी काफ़ी हद तक हमने मज़ाहमत को कंट्रोल किया है। अच्छी बात यह है कि अफ़गानिस्तान भी अब देख रहा है कि मिलकर दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। उनके DGMO पाकिस्तान आए,
उनके इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आए हैं और मामलात पूरे हल नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बेहतरी आ रही है। मैं समझता हूँ जिस तरह अशरफ गनी साहब ने और उनके फ़ौजी हुकाम ने, और कल परसों अब्दुल्ला साहब इंडिया गए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ज़रा मुहतात बात की है। तो मुझे ये लग रहा है कि अफ़गानिस्तान को भी अब यकीन आ रहा है कि उनके अंदर की जो शोरश है उसको कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन बहुत ज़रूरी है। और हम भी ये समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ से मसाइल पाकिस्तान में आ रहे हैं, जिस तरह ये 4 सदे का हमला था, ये सारी प्लानिंग ये लोग अफ़गानिस्तान से है। देखिए, हमने अपने मुल्क के अंदर से अब ये सरकशी के और मिलिटेंसी के मरकज़ काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए हैं। हमारे यहाँ ताउन करने वाले लोग हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं। अब मसला वो बॉर्डर को सील करने वाला होगा खालिद साहब, वो तो एक चैलेंज है, सील तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, वो तो डीजी ISPR भी पहले कह चुके हैं, लेकिन उसको मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जो मैसेज दिया गया, पैगाम दिया गया वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से जब एक ही गाड़ी के अंदर सवार हुए, आपको लगता है वो एक पैगाम ही था? वो जो तस्वीर रिलीज की गई ISPR की जानिब से, वो जानबूझ के की गई ताकि सबको मालूम हो कि वो जो एक पेज की बात की जाती है वो वाकईतन मौजूद है ऑन ग्राउंड? देखिए, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकातें ये कोई नई मुलाकात नहीं है। पिछले 1.5 साल से आप तकरीबन ये हर हफ्ते, बल्कि हफ्ते में 2-2, 3-3 मुलाकातें हो रही हैं। इससे मैं तो ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि अब हमारे मुल्क में अस्करी और सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो मुश्तरका तौर पर मामलों को समझ रही हैं। अच्छा, बल्कि मैं आपको ये भी कहूँ, जैसे कराची में जो रेंजर्स के ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ रोज़ाना DG रेंजर्स और कोर कमांडर जो हैं वो मिलते हैं, जो वहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं, सियासी क़ुव्वतें हैं। मेरे ख्याल में इसको हम सियासी नुक्ता नज़र से ना देखें, बल्कि इस नुक्ता नज़र से देखें कि हमें अब वक्त आ गया है कि कौमी मसाइल को हम मिलजुल कर हल करें, और फ़ौज इस मामले में मेरे ख्याल में अपना जो किरदार है उसको भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश कर रही है। ठीक है खालिद साहब, फौज अब किरदार को भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करे, दूसरी तरफ सिविल लीडरशिप जो है भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करे अपना किरदार, और ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान जो म्यूचुअल लीडरशिप नजर आई, म्यूचुअलिटी नजर आई, ये एक गाड़ी के अंदर सवार होना, उससे पहले एक जहाज में बैठकर डिस्कशन करना, उसकी तस्वीर भी सामने आना, ये इस इबाम को और स्पेशली इस इमेज को ख़त्म कर देती हैं कि गालिबन शायद कोई एक कुव्वत कंट्रोल कर रही है। ये एक म्यूचुअलिटी है जो हमें नज़र आ रही है, और इसी की वजह से पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ कुछ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद बात करेंगे PIA के हवाले से तनाज़ा कशीदा होता जा रहा है, और इस कशीदगी को कम कैसे करिए, हुकूमत संभालेगी कैसे, तमाम चीज़ें, तमाम सवाल छोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद इसको आंसर करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले बात आपको बताया था कि PIA के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ये तनाज़ा कशीदा होता चला जा रहा है, और कशीदगी इतनी हद तक बढ़ गई है कि 3 दिन के अंदर PIA को 8 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। PIA के पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, और PIA पे कर्जा 3 खरब रुपए के करीब है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर, इतना बड़े अमाउंट में ये कर्जा होना PIA के लिए एक सवालिया निशान, उधर के लोगों की कारकर्दगी के लिए एक सवालिया निशान, हुकूमत का इस तरीके को, इस चीज़ को डील करने के तरीके पे सवालिया निशान खड़ा करता है। स्पेशली अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, निजकारी की जब भी बात आई तो PIA के मुलाजमीन की जानिब से इसके ऊपर हमेशा एहतजाज देखने में आया, लेकिन अब हुकूमत कहती है कि किसी एहतजाजी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट भी लगाया गया, और इस एक्ट के तहत कोई शख्स जो छुट्टी करेगा उसको निकाला जा सकेगा। जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, साबिक गवर्नर, उनसे ही पूछते हैं, खालिद साहब, ये मसला तो बढ़ता चला जा रहा है PIA का, हुकूमत हैंडल कैसे करेगी? निजकारी की बात कर रहे हैं, IMF से 30 जून तक निजकारी का वादा किया हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको इस बात पर अफसोस है कि इस तनाज़े में चंद कीमती जानों का नुकसान हुआ, ये एक बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जहाँ तक एक असूली फ़ैसला है, तो देखिए, आज की दुनिया में बेशतर ममालिक में जो एयरलाइंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चलती हैं। बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर एयरलाइन हुकूमत ख़ुद चलाती है। हमारे ख़ित्ते में दुबई, अबू धाबी, कतर, उनकी और उनका सियासी ढांचा
और किस्म का है। जिस किस्म की पाकिस्तान में सियासत है, उस हालात में कोई हुकूमत PIA को नहीं चला सकती। इसलिए असूली तौर पर हुकूमत का ये फ़ैसला करना कि PIA की निजकारी की जाएगी, शुरू में जो है वो मैनेजमेंट शेयर या स्ट्रेटेजिक शेयर किसी बड़े ग्रुप को बेचे जाएंगे ताकि वो PIA के हालात बेहतर करे और फिर इसको पूरी तरह निजकारी की तरफ जाया जाए। मेरे ख़्याल में असूली तौर पर वो फ़ैसला तो दुरुस्त है। शायद गलती ये हुई कि हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मुखालफत इतनी मजबूत तरीके से की जाएगी। अच्छा, आप ये देखें, अगर PIA की जो यूनियन है उसके साथ मुल्क की सारी यूनियन मिल जाएं, सियासी जमातें भी मिल जाएं, मुल्क में एक हंगामा खड़ा हो जाए, तो फिर तो तशवीश की बात है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है वैसे खालिद साहब? जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो है वो रेलवे की यूनियन भी मिल रही है, सियासी जमातों की भी कुछ वाबस्तगी नजर आ रही है। देखिए, मुझे यूँ लगता है कि जो PIA की यूनियन या PIA की जो कारकर्दगी है उसके बारे में अमूमी तौर पर पाकिस्तान की अवाम में कोई बहुत मुस्बत रवैया नहीं पाया जाता। इसलिए आपको इस मामले पर पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बहुत बड़ी हमायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, और दूसरे जो ये सियासी पार्टियां मुखालफत कर रही हैं, मैं समझता हूँ उनको भी इस मसले के ऊपर अवाम की हमायत जो है वो हासिल नहीं होगी। लेकिन वक्ती तौर पे मसला तो है कि आप कल को हड़तालें होती हैं, दफ्तर सारे बंद हैं, मुसाफिर बेचारे उम्रे के लिए गए हुए हैं, दुनिया में गए हुए हैं, तो हुकूमत को मुश्किल तो पेश आएगी। वक्ती तौर पर हम दुनिया की एयरलाइन को ये कहेंगे जनाब हमारे मुसाफिर जो हैं उनको उठा के लाएं। हुकूमत पसे पर्दा जो है बातचीत भी करेगी। मुझे यूँ लगता है आने वाले दिनों में हॉट एंड कोल्ड पॉलिसी होगी। हुकूमत एक वार्निंग देगी, जनाब आप काम पे वापस नहीं आएंगे, हम आपको बरतरफ करेंगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, पसे पर्दा बातचीत भी जारी रहेगी। और अगर PIA के मुलाजमीन को ये यकीन दहानी हो गई और उनको यकीन आ गया कि उनकी नौकरियां बरकरार रहेंगी, तो मैं समझता हूं कि चंद दिनों बाद हालात सुधर जाएंगे। अच्छा खालिद साहब, आपने कहा हॉट एंड कोल्ड पॉलिसी रहेगी, ऐसी पॉलिसी तो हमें ऑलरेडी नजर आ रही है। जिस तरह एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया, फिर मुज़ाकरात की भी बात की जाती है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी कहीं नहीं जा रहे, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट का भी कुछ नहीं बना, होने क्या जा रहा है। और अगर आप वाकई में कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चला सकती, तो नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने से पहले ये क्यों कहा था कि रूजवेल्ट होटल को बेच दें जो न्यूयॉर्क के अंदर, जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, और जो PIA के ऊपर कर्जे हैं उनको उतार दिया जाए? तब ये हल था, तो अब ये हल क्यों नहीं कारआमद? देखिए, हुकूमत में आकर हुकूमत से बाहर रहकर अक्सर दफ़ा लीडर जो है वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करते हैं। PIA मुसलसल खसारे में जा रही है, इसके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, और जिस तरीके से PIA की इनफरादी क़ुव्वत है और जो हमारी सलाहियतें हैं उसको अगर हम सरकारी एक महकमे की तरफ चलाएंगे तो ये मुसलसल खसारा जो है ये बढ़ता जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, और अच्छी बात है कि हुकूमत को अपने फ़ैसलों को हिम्मत के साथ और मजबूत इरादे के साथ चलाना चाहिए। ये भी पाकिस्तान में रिवाज रहा है कि दो लोगों ने हड़ताल की, दो पत्थर मारे और हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे पीछे आ जाती है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियाँ थोड़ी सी मज़ाहमत की वजह से बदलनी चाहिए। हुकूमत को अपना मजबूत इरादा दिखाना चाहिए, और इस अरसे में कोई मुतबादल अगर इंतज़ाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा है दूसरी एयरलाइन के ज़्यादा जहाज़ मंगवाएं, उनसे इंटरनल फ़्लाइट शुरू करें, शाहीन एयरलाइन, एयर ब्लू को कहें कि जनाब और अपनी क़ुव्वत बढ़ाएं। अगर हम वक्ती तौर पर ये जो PIA की लेबर यूनियन की मज़ाहमत को तोड़ सकते हैं, तो देखें इंग्लैंड में भी इसी तरह हुई थी प्राइवेटाइजेशन, स्पेन में भी इसी तरह प्राइवेटाइजेशन होगी। ये कड़वा घूंट आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, 27 के करीब इदारे तो बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी उनकी भी निजकारी हुई थी, लेकिन इसको हैंडल करना खालिद साहब एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। अगर एक जगह आप बात कर रहे हैं कि इसको निजकारी की तरफ लेकर जाना है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि जी नहीं, निजकारी जो है 6 महीने के लिए मौखर कर दी गई है, फिर शराकतदारी निजकारी की बात आती है, तो हुकूमत की तरफ से ये इतने कन्फ्यूजिंग बयानात आ रहे हैं कि कोई क्या समझे। और फिर ये कहा जा रहा है कि 120 दिन के अंदर एक नई कौमी एयरलाइन आएगी जिसमें भर्तियां जो है मेरिट पे की जाएगी। तो करना क्या चाह रहे हैं आखिर? क्लियर है इनकी विजन? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि 120 दिनों में नई एयरलाइन आएगी या इसको मौखर करते जाना, ये तो मसलों का हल नहीं है। मसलों का हल तो यही है कि आप फौरी तौर पर 100% निजकारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बीमार मरीज़ की तरह इसको कोई डॉक्टर लेने को तैयार नहीं होगा।
इसको आपको शुरू में मजबूत पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा, यानी किसी को मैनेजमेंट शेयर्स दें, वो आकर PIA में नए जहाज़ लाएं, अपना पैसा डालें, और उसके बाद फिर जो है वो आप 100% निजकारी तरफ जाएं ना जाएं वो बात की बात है। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत को एक तो पसे पर्दा लेबर यूनियन सियासी जमातों के साथ डायलॉग अच्छी तरह करना चाहिए, एक सख्त पैगाम भी देना चाहिए, लेकिन अगर मराद भी देनी पड़ती हैं एक दफ़ा तो मराद दे लें ताकि हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के मरहले की तरफ आज़ादी से जा सके। याद रखिएगा ये IMF ने आप पे पाबंदी लगाई हुई है और उस पाबंदी से आप आसानी से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, और ये आपके मफाद में भी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप बैरूनी दबाव के तहत कर रहे हैं। ठीक, खालिद साहब ब्रेक पे जाकर स्पेशली अगर PIA की बात की जाए तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी देखना है, और ये भी देखना है कि आखिर हल क्या निकलेगा। क्या प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी कर दी जाएगी फौरी तौर पर, क्या हार्ड स्टैंड लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी जो हड़ताली हैं उनकी, या फिर कुछ सॉफ्टनिंग होगी, कुछ नरमी आएगी हुकूमती पॉलिसीज में। ये तो आने वाले वक्तों में देखना है, लेकिन वक्त कम है। 3 दिनों के अंदर अगर 8 अरब का नुकसान हो गया है, कौमी खसारे को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो आने वाले वक्तों में क्या होगा, इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी मंजरनामे के हवाले से बात की। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा काफ़ी गर्मा गर्मी में अभी मुब्तला है, और अगर बात की जाए स्पेशली सिंध के हवाले से तो पहले तो सिंध में रेंजर्स और सिंध हुकूमत का तनाज़ा खड़ा हो गया, लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है, वो है उज़ैर बलोच के हवाले से। उज़ैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी का एक चीफ, जिसके हवाले से बहुत सारी बातें सामने आई, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, और रेंजर्स ने गिरफ्तार जब कर लिया तो उसके बाद बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। इन बड़े बड़े नामों के अंदर कौन कौन से नाम हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, और उसके अलावा बात करेंगे एक और शख्स, मिनहाज उर्फ असद नामी एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ। MD KESC के कत्ल के अंदर भी ये नामजद शख्स था। इसने भी बड़े बड़े नाम जो हैं उनके इंकशाफ करना स्टार्ट किए। अब सियासत के इस पहलू को कैसे जो है मंजरनामे पर लाएंगे, तमाम लोग इस हवाले से भी बात करेंगे, और क्या हुकूमत को अवाम का मैंडेट हासिल है, तो अवाम की जो अक्सरियत है क्या हुकूमत को इस मसले में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, साबिक गवर्नर, उनकी तरफ चलेंगे। खालिद साहब, सियासी मंजरनामा तो काफ़ी गर्मा गर्मी अभी उसमें हो रही है, आप कैसे देखते हैं? उज़ैर बलोच ने नए नए नाम लेना शुरू कर दिए हैं, स्पेशली डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम लिया, नबील गबोल का, और बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब तो लोग कतराने लग गए हैं, इवन वज़ीर आला कहते हैं मैंने कभी मुलाकात नहीं की, फरियाल तालपुर साहिबा कहती हैं कि कभी मेरी उज़ैर बलोच से वाकफियत नहीं रही। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि आर्मी चीफ ने अपने कराची के दौरे पर, ख़ुसूसन जब उन्होंने एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान किया था, तो उन्होंने कराची के निस्बत से ये कहा था कि कराची में हम हर सूरत में अमन कायम करेंगे और रेंजर्स के ऑपरेशन जो हैं वो बढ़ेंगे। अब उस चीज़ को हम अमली तौर पर होते हुए देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में उज़ैर बलोच और मिनहाज असद साहब की वजह से जो गवाहियाँ सामने आएंगी या सबूत सामने आएंगे, उसका असर तो दोनों जो सियासी पार्टियां हैं उनके बड़े लीडरों तक पड़ेगा। और मैं समझता हूँ बड़े बड़े लीडरों का नाम आएगा, उनमें से कई लोग गिरफ़्तार भी होंगे। ये अलहदा बात है। याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम है वो बहुत सुस्त रफ्तार, और उसमें जल्दी नताइज सामने नहीं आ सकते। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि सिंध में ऑपरेशन तो पहले ही शुरू थे, तो दोनों जो सियासी पार्टियां हैं वो मुसलसल, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ डिनाइल में, नफ़ी या नहीं करते रहें और कहें जी हमारा इन लोगों से तो कोई वास्ता नहीं, और बादल नखास्ता इस मुहिम को आगे चलने दें। तो सिंध में पहले भी कोई बहुत मौसर निज़ाम हुकूमत नहीं है, काम चलता रहेगा। ये भी हो सकता है कि ये दोनों सियासी पार्टियाँ इस मसले के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, दूसरे भी लोग इकट्ठे हो जाएं और वफाक की और रेंजर्स की मज़ाहमत शुरू कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ ये इसलिए मुश्किल नज़र आता है कि रेंजर्स को और फ़ौज को अपनी कार्रवाइयों की वजह से
अवाम में बहुत मकबूलियत है। अच्छा खालिद साहब, जरा इस तरफ आते हैं कि वफाक को कितने मसले मसाइल हो सकते हैं इस हवाले से। पीपल्स पार्टी जिसको फ्रेंडली ऑपोजिशन कहा जाता था, अब वो ज़रा बैकफायर करने लगी है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आने लगी है। लेकिन ये भी बताइएगा कि लोग ये भी कहते हैं कि उज़ैर बलोच या मिनहाज और असद, ये जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं, ये जितने भी नाम दे दें, इससे क्या होगा? पहले सौलत मिर्जा को भी तो गिरफ्तार किया गया, उसने भी बहुत बड़े बड़े नाम दिए, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आज यहाँ क्या होगा? देखिए, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की। ये पाकिस्तान की सियासत की एक बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो आदमी ताकतवर और दौलतमंद हो, उस पर जितने इल्ज़ाम लग जाएं, कोई उसका बुरा नहीं मनाता है। गरीब आदमी पे छोटा सा इल्ज़ाम लग जाए, लोग उसकी बेटी से शादी नहीं करते। आप देखें दुनिया के बाकी मुल्कों में एक आदमी के ऊपर एक दफ़ा टैक्स ना देने का इल्ज़ाम लगे, एक दफ़ा सिर्फ यही इल्ज़ाम लग जाए कि उसने CIA के एक एजेंट का नाम लिया था, वो सारी उम्र के लिए सियासत से अलहदा होकर कई सालों की उसको जेल हो जाती है। ये पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर आप एक दफ़ा ताकत हासिल करने के बाद जिस तरह जो काम कर लें, आप कानून आपके जो है वो गले तक नहीं पहुँच सकता। तो मुमकिन है कि इस मसले पर भी आखिर में केस चलते रहें, कार्रवाइयाँ होती रहें और सियासी पार्टियाँ जो हैं इसी तरह मकबूल रहें। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि अगर इस वक्त वफाक अपनी सियासत को लेकर सिंध में दाखिल होता और लोगों को ये पैगाम देता कि देखें, हमारी सियासत में तो बहुत सच्चाई है, दयानतदारी है और हम आपके लिए एक मुतबादिल निज़ाम बनना चाहते हैं, तो फिर सिंध में एक जो पीपल्स पार्टी थी, MQM थी, उसको धचका लग सकता था। सही। अच्छा खालिद साहब, जरा इसको वफाक से भी कनेक्ट करते हैं कि वफाक जो है वो अब तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। कराची ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, वज़ीर आज़म ने इस हवाले से बड़े अहम बयानात भी दिए और रेंजर्स फिर अपनी कारकर्दगी आगे दिखाते चले गए। लेकिन अब वफाक को भी तो चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, उनके लिए भी तो एक बड़ा मसला बन जाएगा। MQM पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाती है, दूसरी जानिब PTI ने यह कह दिया कि हम एहतजाज शुरू करने वाले हैं हुकूमत की के खिलाफ, अब कल से वो भी शुरू हो रहा है। तो वफाक के लिए तो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में इकोनॉमिक बेटरमेंट या जो मैनिफेस्टो के अंदर इकोनॉमिक बेटरमेंट थी, वो किस तरीके से होगी? देखिए, बाद आदमी ये मंजर कशी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में PTI का धरना शुरू हो जाएगा, सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज बना लेगी, लेबर यूनियन जो है वो सब इकट्ठी होकर हुकूमत की मज़ामत करेगी। चंद एक बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि हुकूमत को चंद एक बड़े फ़ायदे मिले हैं जो शायद उनकी मेहनत की वजह से नहीं मिले, कुदरती मिले हैं, थोड़ा बहुत उनका हिस्सा था। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में दुनिया में जब ये फ्यूल सस्ता हुआ है, हुकूमत को इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। बिजली के रेट कम हो गए हैं, बसों के रेट कम हो गए हैं और आने वाले दिनों में ये रेट और कम होंगे। तो कम फ्यूल की कीमत कम होने से हुकूमत को बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरा, हुकूमत को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से, और इसमें यकीनन पुलिस, चौकीदार, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का भी दखल है और हुकूमत का भी दखल है। खालिद साहब, उसकी वजह से मुल्क में तो सिंध की हुकूमत के अहम जो रहनुमा हैं मौला बख्श चांदियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौला बख्श चांदियो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया। चांदिया साहब, सिंध की सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रही। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो बारहा नाम ले रहे हैं सियासतदानों के, अहम सियासतदानों के। उज़ैर बलोच साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या पीपल्स पार्टी को कोई मसला होने वाला है? क्योंकि पहले कहा जाता था पीपल्स अमन कमेटी को जो है सपोर्ट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी को खुद तो खतरा नजर नहीं आता, न पीपल्स पार्टी किसी दबाव में खुद को महसूस करती है। सही। अब बाहर से मेहरबान है, वो महसूस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को खतरा है, पीपल्स पार्टी दबाव में है। उसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो ही असबाब बताएं किस वजह से पीपल्स पार्टी दबाव में होगी या उज़ैर बलोच साहब की गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी को क्यों कर खतरा है, मुझे नहीं समझ में आता। अब आप लोग तजिया कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है उज़ैर बलोच साहब की गिरफ्तारी से कोई खतरा नहीं है? खालिद साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे मौला बख्श चांदियो साहब से? नहीं मैम, तो चांदियो साहब एक बहुत एक्सपीरियंस सियासतदान है, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ चांदियो साहब के ना सिर्फ एक पार्टी, सब पार्टियाँ मिलकर यही पाकिस्तान में फ़ैसला करें कि हमने अपनी सफ़ों से जितने काबिल एतराज़ आदमी हैं उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना
और अब हमने आगे आने वाले दिनों में गवर्नेंस की और आम आदमी के फ़ायदे की सियासत करनी है, ताकि आने वाले दिनों में कोई आदमी ये ना कह सके कि जमहूरियत की वजह से लोगों को हुकूमत के फ़वाइद नहीं मिल रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी पे कभी भी दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम नहीं लगा। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का मुकाबला करती रही है। मुखालफत और चीज़ है, पर ज़बानी मुखालफत बहुत करते हैं। हम अमलन उनके खिलाफ रहे, इसलिए हमें वो कीमत भी अदा करनी पड़ी है। हम अब कभी भी मुजरिमों को पनाह नहीं देते। हमने कभी भी ऐसे लोगों को मिलाकर सियासत नहीं की कि जिन पर उंगलियां उठती हों, लोग उनको इंसान के दुश्मन, कानून के दुश्मन समझते हों। हमने खालिस सियासी जमात बनने की कोशिश की और उसमें है, लेकिन जहाँ जिस मुल्क में जमहूरियत पाबंद होगी, सहमी हुई जमहूरियत होगी, डरी हुई जमहूरियत होगी, हर वक्त जमहूरियत खुद को खतरे में महसूस करती होगी, वहाँ आप जो